नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मैं हूं नीरज। और इस वक्त बजट की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और अब कुछ ही दिन बाकी जब बजट हमारे सामने पेश होगा तो इस बार बजट में क्या हो सकता है इसको लेकर के बहुत सारी चीजें लोग सोच रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तरह तरह के अपने एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। टैक्स के फ्रंट में काफी कुछ सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, तो इस साल कुछ बहुत होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो बिग नंबर्स होते हैं, जो बजट की मैथ होती है, जो बिग पिक्चर होती है, उसको एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स या बड़े लोग उसको ज्यादा गौर से देखते हैं कि वहां पे फिस्कल मैथ बिल्कुल इंटैक्ट है कि नहीं है। 50 लाख करोड़ का बजट है तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बैलेंस है कि नहीं है, कैपेक्स कैसे हो रहा है और फिस्कल डेफिसिट की क्या सिनेरियो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो खर्चा करती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो कितना होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 सालों में काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है। बजट के 4-5% तक वो गया है आगे। क्या इस बार उसमें कुछ इंक्रीज की उम्मीद है या नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स उस तरह से नहीं हुआ जैसे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। सारा कुछ सरकार के भरोसे ही हुआ है। तो कैपेक्स की पिक्चर क्या है बजट में, इसको समझने के लिए मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका। और जैसा कि हम लोग समझना चाह रहे थे सारे लोग कि क्या सिनेरियो बन रहा है बजट की मैथ का, लेकिन उसमें भी जो कैपेक्स है जिस पर आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसको मैं पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि कैपेक्स साइकिल कैसे मूव हो रहा है और आगे कैसे मूव होगा। सो आपकी स्टडी क्या कह रही है? सो आई थिंक नीरज जी, पहले कैपेक्स पे हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर देते हैं, बिकॉज कैपेक्स जो है वो कई एजेंट्स इकोनॉमी में करते हैं। गवर्नमेंट में भी काफ़ी एजेंट्स होते हैं और फिर इन एडिशन टू गवर्नमेंट दो और एजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली थ्री पार्टीज होती हैं जो कैपेक्स या इन्वेस्टमेंट एक साल में इकोनॉमी में करती हैं। एक होता है हाउस होल्ड, जो कि हम और आप। सेकेंड होता है पब्लिक सेक्टर और थर्ड होता है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब ये काफी लोग नहीं जानते कि हाउस होल्ड सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ऑलमोस्ट 40 to 42% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो काफी इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स जो हाउस होल्ड घर वगैरह खरीदती हैं, वो उसमें चला जाता है, एंड दैट इज वेरी लार्ज। प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 35% वगैरह होता है, और जो हम पब्लिक कैपेक्स कहते हैं वो अराउंड 25% या कुछ होता है। अब पब्लिक कैपेक्स अगर आप देखें तो उसमें जो मूवमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है काफी सालों में, लास्ट कपल ऑफ इयर्स में। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड अगर आप सिर्फ ओवरऑल नॉमिनल टर्म्स से देखें तो टोटल पब्लिक कैपेक्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सारी जो है इनका कैपेक्स अराउंड 17 to 18% से ग्रो किया गया है, compared to about 4% in the pre-pandemic period. ये आपको मैं बता रही हूँ जब आप नेशनल अकाउंट्स साइड से देखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ ही एग्रीगेट करके आपको बताता है। हाउस होल्ड कैपेक्स जो है या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड 14-15% से ग्रो हुआ है, जबकि पैंडेमिक के 4-5 साल पहले ये अराउंड 0% ग्रोथ था, ज्यादा ग्रोथ हुआ नहीं था उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। और फिर होता है प्राइवेट कैपेक्स जो अराउंड 8-9% से ग्रो कर रहा है फॉर द लास्ट 3 to 4 years, अगेन फ्रॉम अ नेशनल अकाउंट्स परस्पेक्टिव। तो अगर आप पब्लिक कैपेक्स और हाउस होल्ड कैपेक्स को इकट्ठा करते हैं, दैट गिव्स यू अराउंड 66% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर इन द इकोनॉमी। दैट इज द वन दैट हैज बीन ड्राइविंग ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में, एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हमारा नोट जो है इसी का जो पब्लिक कैपेक्स है उस पे फोकस करता है, एंड पब्लिक कैपेक्स में अराउंड 60% इज व्हाट इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो सेंटर के होते हैं। सो ये हमारा फोकस है। सो दिस इज लाइक नैरोइंग इट डाउन टू व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। अब हमने क्या नोटिस किया इज दैट इफ यू सी द 4 years आफ्टर द पैंडेमिक, FY21 से लेके FY24, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेक्स होता है दैट ग्रू बाय अराउंड 24.5%। प्री पैंडेमिक इसका ग्रोथ रेट अराउंड 10% था। और अगर आप लास्ट 2 साल देखें, दैट इज FY25 और FY26 का जो बजटेड नंबर है, ये ग्रोथ रेट अराउंड 11% या कुछ आ गया है। सो ओवरऑल अगर आप कैपेक्स देखें उसमें कैसे हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स, 3 चीजें निकल के आती हैं। नंबर 1,
कैपेक्स बाय द सेंटर इज मॉडरेटिंग, इसका ग्रोथ रेट कम होते जा रहा है, तो पैंडेमिक के वक्त और पैंडेमिक के इमीडिएटली बाद उसको बढ़ाने की जरूरत थी। सो दैट वाज अ गुड थिंग कि जब भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, क्योंकि रेवेन्यू हेल्थ वगैरह पे हमें एक्सपेंस करना था, जबकि हमने वो किया कैपेक्स, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द सेंटर, तो वो कंटिन्यूड रहा। बट अभी क्योंकि हमें फिस्कल कंसोलिडेशन के टारगेट्स मीट करने हैं, वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ अ मॉडरेशन। बट इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि जबकि ग्रोथ रेट मॉडरेट हो रहा है फ्रॉम 24% प्लस टू 9-10%, 11% नाउ, उसका शेयर इन जीडीपी हैज रिमेन्ड इंटैक्ट एट अबाउट 4%, सो इट्स इंपॉर्टेंट। ये 4% पैंडेमिक के पहले अराउंड 2.5% था, सो विच बेसिकली मीन्स दैट पोस्ट पैंडेमिक वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड टू कीप इट्स थ्रस्ट ऑन कैपेक्स। सो ये नंबर वन चीज है। सेकेंड इज, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, इधर वो बजट से खर्च हो सकता है या फिर यू कैन पुश योर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे NHAI हो या कोई और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो टू स्पेंड। प्री पैंडेमिक ये दोनों के स्पेंडिंग ऑलमोस्ट इक्वेटेड थे, सिमिलर हुआ करते थे। पोस्ट पैंडेमिक गवर्नमेंट ने काफी सारा एक्सपेंस अपने बुक्स पे लिया हुआ है, नॉट फोर्सिंग दी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू गो आउट एंड बोरो टू मच एटसेट्रा एंड स्पेंड। ये लास्ट 2-3 सालों में आपको ये डिफरेंस दिखाई देता है ना। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट इज, नंबर वन, इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, वी कैन सी कि कितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है सिंपली बिकॉज ऑफ कैपेक्स। नंबर टू, प्रेशर ऑन दीज स्टेट एंटरप्राइजेस कम हो जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट स्विच, और वो हो रहा है, वो हो चुका है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब आज आउट ऑफ द बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इज 3 times ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो ये वेज वहां पे क्रिएट हुआ है। अभी थर्ड चीज आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है, इसको हमें थोड़े अलग तरीके से देखना चाहिए, दैट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द सेंटर टू कीप एलोकेटिंग हायर फंड्स एवरी ईयर। अगर हम कैपेक्स ग्रोथ को हाई दिखाते जाएं, द एबिलिटी टू स्पेंड, एग्जीक्यूशनल लिमिट्स आफ्टर ऑल बिल्डअप हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप लास्ट 2-3 सालों में देखें, बजटेड कैपेक्स वर्सेस एक्चुअल कैपेक्स में आप गैप देख रहे हैं। सो दैट कुड हैपन अबाउट नंबर ऑफ रीजंस, कॉस्ट ओवररन्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस। बट आई थिंक एक चीज जो ये इंडिकेट कर रहा है कि परहैप्स इट इज द टाइम नाउ दैट ग्रेजुअली गवर्नमेंट को क्वालिटेटिव स्पेंड्स के इन एडिशन टू दैट, सॉरी क्वांटिटेटिव स्पेंड्स जो है इसके एडिशन में उनको क्वालिटी, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर टू कम इन वगैरह पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। सो दिस बजट, इसीलिए हम इन चीजों को कैपेक्स के लिए देख रहे हैं, नंबर्स वगैरह। बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग द बजट एंड आउटसाइड द बजट गवर्नमेंट क्या करती है to encourage more private sector capex. So this is a very, I think, important juncture or a very different way that the government will have to start looking at capex drive in the economy. थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है, but as we all agree काफी कुछ और चीजें की जा सकती है for the private sector to come in and invest. देखते, जब ये कोविड के बाद सरकार ने बहुत पैसे खर्च करने शुरू किए, 24-23% के CAGR से कैपेक्स किया, तो एक बहुत बोल्ड और अच्छा मूव माना गया। हाइपोथेसिस ये थी कि सरकार पहले स्पेंड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्रिएट करेगी, और ये एक्सपेक्टेशंस वैलिड भी था कि फिर प्राइवेट कैपेक्स आएगा। लेकिन एक्चुअल में प्राइवेट कैपेक्स नहीं आया। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं थी, कंपनियां पहले ही 60% कैपेसिटी पे चल रही, तो उन्होंने 90 कर लिया, अब उनको नई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं लग रही थी। और धीरे धीरे सरकार को लगा कि अब शायद हमारी लिमिट, जैसे कि आप करें कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, तो लास्ट बजट में हमने देखा ये रन रेट नीचे आ गया। क्या सरकार अब, इसमें 2 पार्ट में मेरा क्वेश्चन है कि क्या सरकार चाहेगी कि फिर से वो एक्सेलरेट करे कैपेक्स को, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नहीं करती है तो जो ग्रोथ रेट हमने लास्ट 3-4 ईयर्स में देखी है और जो इस समय हमें चैलेंज दिख रहा है, वो फिर से मेरे सर पे खड़ा जाएगा, क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ है नहीं बिल्कुल, और रियल ग्रोथ जो दिख रही है वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप आपका लास्ट पार्ट रिपीट करेंगे, थोड़ा लैग हुआ था आपके। अगर वो कैपेक्स इंक्रीज नहीं करते हो, प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा है, तो ग्रोथ रेट को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा।
सी आई थिंक इसमें एक दो चीज़ें ये हैं कि इट वाज पॉसिबल लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हाई कैपेक्स ग्रोथ सस्टेन करना, क्योंकि दो चीज़ें हो रही थी। नंबर वन इज हम फिजिकल डेफिसिट इनिशियल ईयर्स में बढ़ा रहे थे, एट द सेम टाइम काफ़ी ऐसे एवेन्यूज थे जहाँ से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कम करके सब्सिडीज वगैरह में कुछ टाइप के उसको रीएलोकेट कर पा रहे थे टूवर्ड्स कैपेक्स। आई थिंक ओवर टाइम जो है अभी इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट ग्रोथ रेट इन कैपेक्स। दूसरी बात यह है कि कैपेक्स ऐसे होता है दैट इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट 5 6 4 5 सालों से जो कैपेक्स करते आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट वाया एफिशिएंसी गेन्स, वाया कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट वो ओवर टाइम आती जाएगा, तो उसका एक लैग्ड इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा। सो इवन इफ इस साल या नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल कैपेक्स ग्रोथ हाई नहीं रहेगा एज इन द पास्ट, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ग्रोथ क्रैश करेगा। ग्रोथ विल स्टिल बेनिफिट from some of the steps and the measures and the spending undertaken over the last 3 to 4 years, क्योंकि ये spending measures are not just in terms of आप कितना पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर रहे हैं in a particular year on capex, क्योंकि you are constructing a road, you are creating a lot of complementarities around it, you're connecting different parts of the region, you're bringing down logistics costs, so over time इसका benefit usually होता है। सो आई वुडेंट से कि अगर कैपेक्स ग्रोथ हाई नहीं रहे इस बजट में, ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि फिस्कल इम्पल्स इतना हाई नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ रेट कम होगा। आई थिंक ग्रोथ रेट को इम्प्रूव और सस्टेन करने के लिए देर आर अदर थिंग्स इट हैज डन, जैसे जीएसटी का रैशनलाइजेशन जो हुआ है, इनकम टैक्स रिडक्शन फॉर मिडिल इनकम क्लास जो हुआ है, इसके वजह से जो डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं थी इकोनॉमी में, यू डू सी सम ऑफ दैट स्ट्रेंथनिंग। इसका बेनिफिट नॉट ओनली नाउ बट अगले कुछ क्वार्टर्स में भी देखा जाएगा। सो आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड को जो फोकस रहा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, इस वजह से ग्रोथ विल कंटिन्यू टू एटलीस्ट होल्ड मोमेंटम ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। इन एडिशन आई थिंक हमें सेंट्रल बजट से बियॉन्ड जाके एक और चीज देखनी चाहिए कि लास्ट 2 से 3 सालों में काफी स्टेट्स ने भी वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ा दिया है। अब उसका आई थिंक इट्स डिफरेंटली डिबेटेबल कि इट्स गुड एक्सपेंडिचर बैड एक्सपेंडिचर वगैरह, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज एक्सपेंडिचर, इट इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ द पीपल जो सेव कम करेंगे बट उस पैसों को खर्च करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो आई थिंक स्टिम्युलस जो है इकोनॉमी में अभी भी है बिकॉज ऑफ द पास्ट कैपेक्स एंड बिकॉज ऑफ सम ऑफ द कंजम्पशन रिलेटेड मेजर्स दैट हैव बीन अंडरटेकन। सो आई थिंक हमारा जो फोरकास्ट है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल अगर गवर्नमेंट एस्टिमेट 7.5% जीडीपी ग्रोथ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY27 में ये थोड़ा मॉडरेट होगा, 6.7 6.8 के करीब वो आ जाएगा इन FY27, क्योंकि यू विल हैव सम ऑफ दी सपोर्टिंग फैक्टर्स, बट वी ऑल्सो अग्री कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे देयर विल बी सम बिट ऑफ hardships that we'll have to face. बट दीप्ति, फिर प्राइवेट कैपेक्स का मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा? अगर हम को ये लग रहा है कि ग्रोथ का लैग से आएगा मोमेंटम, 1-2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी कट हमें मिडवे करना पड़ा जिससे कि डिमांड जनरेट हो, हालांकि जीएसटी का कलेक्शन भी अब पीक होता हुआ दिख रहा है, रादर बहुत स्लो हो गया, उसका रन रेट काफी नीचे है, तो सरकार ने अपने सारे जो तरकश के तीर थे वो यूज कर लिए हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट कैपेक्स पिकअप नहीं हो रहा है। रीजन क्या है इसका? हाँ, आई थिंक इसे भी थोड़ा आई थिंक समझना इजी है। हम लास्ट आई गेस 4-5 सालों से नॉट ओनली हम बट काफी एनालिस्ट मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एवरी ईयर वी फील दैट नेक्स्ट ईयर विल बी द ईयर ऑफ रिवाइवल। अब ये करते करते आई थिंक हमारी थोड़ी लर्निंग कर्व स्टीप हो गई और हम शायद थोड़ा समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है सिचुएशन में। सो आई थिंक अगर आपको मैंने तभी बताया कि इन्वेस्टमेंट के क्या 3-4 एजेंट्स हैं, सिमिलरली आई थिंक प्राइवेट कैपेक्स या के एजेंट्स समझना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप टोटल कैपेक्स एज सच देखने जाएं, सो इट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। एक होता है इंफ्रा कैपेक्स, एक होता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स अराउंड 70-72% होता है और बचा हुआ 28% या कुछ इंडस्ट्रियल कैपेक्स। अब इंफ्रा कैपेक्स जो है इसका मोमेंटम फेयरली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रोड्स में, रेलवेज में, शिपिंग में, पावर में वगैरह ईदर द पब्लिक सेक्टर इज स्पेंडिंग
या फिर some of the larger corporates are spending. So I think वहाँ पे the worry is not so much. The worry more is on the industrial capex जो 30% है. अब industrial capex में भी there are two parts. एक होता है which is conventional capex, that is again 70-75% of industrial capex. Conventional capex में आपका oil and gas and chemicals, pharma, ये सारी चीजें आ जाती हैं. And then you have the balance, which is the emerging capex. Emerging sectors जैसे कि EV related हो, solar PVs, green imperative से जो जुड़े हुए हैं या PLI से जुड़े हुए हैं. So अगर आप ये cuts को देखें, so like I said, there is momentum in infra capex, there is momentum in these emerging sectors क्योंकि PLI support कर रहा था. अभी तक tariffs आने के पहले तक we had an export market for some of these emerging sectors. Green initiatives भी drive हो रहे थे. So that part was growing. But that was the smaller part. अगर आपका 28% fast grow कर रहा था, it was not enough to move the needle. You needed your conventional capex of oil and gas and metals and pharma, chemicals to grow faster. So अभी जब आप narrow down करते हो, then you try to wonder कि what is the situation there? Why are these sectors not moving in terms of demand? तो जब हमने ये स्टडी करने की कोशिश की, we arrived at about 5 reasons which tend to drive investment intentions. इन 5 रीजंस में से 2 से 3 रीजंस अभी फेवरेबल हो चुके हैं, 1 या 2 रीजंस अभी भी उतने फेवरेबल नहीं है. तो क्या है ये रीजंस? नंबर 1 इज कॉर्पोरेट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट, कि उनका आर दे हाउ इज देयर बैलेंस शीट पोजीशन. फॉर एग्जांपल, आप जस्ट इस ऐसे सोचिए कि 2025 को आप 2017 या 18 से कंपेयर कीजिएगा, and then when you see the balance sheet position, it was far more stretched then. It is much more leaner today. So ability of investing by corporates is much better. CRISIL rated portfolio जो भी है वहां पे भी I think debt ratios काफी healthy हो चुके हैं अभी. Now the second factor which has turned favorable in our view is lender position. Banks के भी जो NPAs हैं अभी record lows पे हैं. So their ability or rather their willingness to lend is much better today compared to 7 years back. तीसरी चीज जो सपोर्टिव हो गई है इज द पॉलिसी एनवायरनमेंट. आई थिंक 17-18 में अगर आप फ्लैशबैक करें तो देयर वर लॉट ऑफ अदर पॉलिसी चैलेंजेस दैट द गवर्नमेंट वाज फेसिंग. कंपेयर्ड टू दैट आज जीएसटी मार्केट में आ चुका है. इट्स मच मोर असिमिलेटेड एंड मच मोर कन्वीनियंट. लेबर कोड्स आ चुके हैं. जीएसटी थोड़ा रैशनलाइज हो चुका है. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक रिफॉर्म्स आर देयर टुडे कंपेयर्ड टू 7-8 years बैक. जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज हो चुके हैं लास्ट 2-3 years में. सो गवर्नमेंट की इज ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव. डिबेटेबल की बहुत सारी चीजें और करने बाकी हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप 7 साल पहले से कंपेयर कीजिए और पॉलिसी एनवायरनमेंट आपको बेटर लगेगी आज. फिफ्थ थिंग जो है, जो आई थिंक अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, इज योर डिमांड कंडीशंस. डिमांड कंडीशंस मेनली ड्रिवन बाय पॉलिसीज. अगेन जीएसटी, इनकम टैक्स रिडम्पशन जो भी हुआ है उसके वजह से थोड़ा सा डिमांड किकर्स आए हुए हैं अभी इकोनॉमी में. इन्फ्लेशन कम हुआ है जिसके वजह से योर नीड टू स्पेंड ऑन एसेंशियल्स हैज कम डाउन. सो दैट इज टर्न सपोर्टिव. सो कंपेयर्ड टू से 2019 आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट 75% पे बढ़ गए हैं. But when you look deeper, when you speak with corporates, you realize they are not just perhaps happy with 75%, they would like it to go higher. क्योंकि उनको एक definitive sustenance of demand is something that they want to see. Therefore, today you would see some corporates who are beginning to invest, but that's not moving in a big scale. But the fifth point to me is the most important, और वो क्या है, is the global uncertainty. Uncertainty means the fear of the unknown. And इसका impact corporates पे कैसे हो रहा है कि जब भी ग्लोबल शॉक्स होते हैं उसके 3-4 चैनल्स होते हैं. एक चैनल होता है कि कोई ग्लोबल शॉक का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे कैसे होगा, एंड अगर एक्सपोर्ट्स हिट करता है, हाउ विल इट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन माय. सेकंड, ग्लोबल शॉक. सो कैपिटल फ्लोज अगर फॉर इंस्टेंस हिट हो जाते हैं तो यू आर ऑल्सो वरीड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स.
तीसरी चीज होती है इनपुट कॉस्ट, जैसे कि जब भी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था या पैंडेमिक के वक्त इनपुट कॉस्ट काफी ऊपर चली गई थी. सो द फियर ऑफ द अननोन टुडे इज सो लार्ज कि कॉर्पोरेट्स को क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑन व्हेन दिस अनसर्टेनिटी एंड्स, क्लैरिटी ऑन अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी वर्स ऑफ. सो टुडे द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो हम एनिमल स्पिरिट्स वगैरह कहते हैं, दैट इज मिसिंग. So I think bottom line ये है, the one of the key reasons why private corporates are not investing or investing at a very slow pace is because they want more clarity, they want the uncertainty quotient to come down. एक बार वो थोड़ी सी comfortable zone में आ जाए, फिर the other things will can start making their way. But last 6-7 years से आप 2020 पैंडेमिक से देखिए तो every year एक अलग ही नया ग्लोबल शॉक हमें हिट करता जा रहा है. And people, corporates really don't know how to grapple with it. मतलब where to invest, when to invest, how much to invest. जब ये तीन बड़े सवाल आपके सामने हैं, it's going to be difficult to invest. करेक्ट. आपने मुझे ना बहुत क्यूरियस कर दिया है, क्योंकि ट्रिपल बैलेंस शीट जो हमारी है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, बैंक की और कंपनी की, तीनों स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट. और इसके साथ ही बहुत सारे पॉलिसी एनेबलर्स गवर्नमेंट ने किए हैं. तो मेरी क्यूरियोसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक हमने रिपोर्ट पढ़ी थी S&P ग्लोबल की थी कि 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और कैपेक्स में ही आएगा और सब अपनी इंटरनल अक्रूवल से करेंगे, बहुत ज्यादा लोन नहीं लेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लोन नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं. अब मेरा सवाल ये कि इतनी आपने बहुत सारी बातें की, उसमें एक बात आपने बीच में कही कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ग्लोबल शॉक्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, करेंसी हमारी लगातार वीक हो रही है, पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है, तो क्यों कोई कैपेक्स करेगा? नंबर 1. नंबर 2 कि नहीं, हम चाहते हैं कि करें, हमें तो पता नहीं ट्रम्प कल क्या करेंगे, टैरिफ कब सेटल होगा हमें भी नहीं पता है. तो ऐसे में क्या कोई, जो आपने कहा कि बहुत कुछ करने की, तो वो क्या बहुत कुछ कर सकती है सरकार जिससे कि ये बात ठीक हो? क्योंकि करेंसी हमारे कंट्रोल में नहीं, वो 3% हर साल वीक होगी. आप उसको इंटरवेंशन करके अपना रिजर्व खराब कर लेंगे, होगा कुछ नहीं, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है. और ना ही हमें ये भी पता है कि यूएस क्या करेगा. और अब तो जो जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स हो रही है उसमें और ज्यादा मुश्किल आ रही है. तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही अपना काम करना पड़ेगा. तो क्या कर सकते हैं, मुझे ये समझाइए आप. और एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी में कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बहुत हाई है अभी भी, तो आपको लगता है कि आरबीआई को मैसिवली रेट कट की तरफ जाना चाहिए? सो आई थिंक आपका जो पहला सवाल है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है इन सच एन अनसर्टेन सिचुएशन, सो आई थिंक गवर्नमेंट हो या हाउस होल्ड हो, सब एक ही तरीके से सोचेंगे इन सच अ सिचुएशन ऑफ शॉक्स एंड अनसर्टेनिटी एंड डेंजर, इज यू गेट योर हाउस इन ऑर्डर. सबसे पहले आपके मैक्रोस ठीक कीजिए. अगर आप आज देखने जाए, अगेन आई विल कंपेयर विद 2018-19 बिफोर द शॉक पीरियड, मैक्रो सिचुएशन इन इंडिया इज मच बेटर टुडे. ठीक है, हमारा जो ग्रोथ रेट है, मीडियम टर्म ग्रोथ जो क्रिसिल का फोरकास्ट है अप टिल FY31 इज अबाउट 6.7%, जो बहुत अलग नहीं है. जो प्री पैंडेमिक डेकेडल एवरेज था वो भी 6.6% था. सो ग्रोथ रेट हमारा रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल ग्रोथ रेट है, नॉट टू मेनी अप्स एंड डाउन्स दैट वी वुड वांट. इन्फ्लेशन जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, हमने मैनेज कर लिया है उसको नीचे लाना. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FY26 का इन्फ्लेशन रेट वगैरह. ऑन एवरेज वी हैव बीन एबल टू कम डाउन फ्रॉम द वेरी हाई इन्फ्लेशन रेट जोन ऑफ डबल डिजिट टू मिड सिंगल डिजिट्स वगैरह. सो आई थिंक ये एक चीज हमने कर लिया. अब आप अगर हमारा एक्सटर्नल सेक्टर या एक्सटर्नल पोजिशन देख लें, अगेन वी आर इन अ मच बेटर सिचुएशन टुडे. करंट अकाउंट डेफिसिट लो है, ठीक है, हम इंपोर्ट इतना नहीं कर रहे हैं, बट वट एवर द सिचुएशन, आर डॉलर डिमांड इज लो टुडे. आप अगर हमारा एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस देखने जाएं, शॉर्ट टर्म हो या एक्सटर्नल डेट हो, ये भी काफ़ी लो है. फॉरेक्स रिजर्व्स हमने काफ़ी शोर अप कर लिए ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो हमारा जो इम्पोर्ट कवर होता है कि मेरे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उससे कितने मंथ्स के इम्पोर्ट आई कैन फंड, इवन इफ एक्सपोर्ट्स नहीं आते, तो आई कैन फंड अ गुड 11 months, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर टू हैव. So external position हमारा आज is much better than it was couple of years back. And number 4th is अगर आप हमारा fiscal position देखें, and I talk about this often because
आई फील इसकी ज्यादा बात की नहीं जाती. इंडिया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लार्ज इकोनॉमीज जिसका डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दोनों ही पैंडमिक पीक से काफी कम हो चुके हैं आज. मोस्ट ऑफ द अदर लार्जर इकोनॉमीज के ये दोनों ही रेशियोज इधर वहीं के वहीं हैं या बढ़ते ही जा रहे हैं. So what we have done is we have used the last couple of years to bring our house in order. And I think that is the only guardrail you can have in a situation of uncertainty. So after having done that, इसके बाद जो फ्रिंजेस पे हैं, जैसे कि आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे खोल लीजिए, उसमें there's a laundry list of deregulation related चीजें, जैसे कि कंप्लायंस बॉटलनेक्स हैं, किन किन सेक्टर्स में हैं, कॉस्ट किन किन सेक्टर्स में इशू हो जाते हैं. आई थिंक वो सारी चीजें अभी जो है वो प्रोसेस रिफॉर्म्स के अंडर आएंगी. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट काफी चीजें कर सकता है. एंड आई थिंक गवर्नमेंट के पास ये सारी लिस्ट है, हम सबके पास ये सारी लिस्ट है. It is just that from looking at the budget and government policy from a number perspective, अभी हमें उसको direction perspective से देखना चाहिए कि are the government's actions now attuned to this part कि house in order हो चुका है, capex हम डाल चुके हैं, growth को हम जो भी government कर सकता था कर रहे हैं, but are we doing all these things to improve the business environment? I think that is most important. So demand strengthening हम कर चुके हैं, supportive business environment create करना important है, and what is important is कि budget is not the only platform. ये important. Okay, Dipti, एक क्वेश्चन और है. We as India shorting dollar through gold, right? Massively short. आप लास्ट 2-3 मंथ्स का गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट डेटा देखेंगे तो इट्स ह्यूज. सो इनडायरेक्टली वी आर शॉर्टिंग द डॉलर थ्रू गोल्ड. दूसरा, हमारा जो टैरिफ है इट इज एवरेज 34%, which is the highest in the world and highest in the our competing countries like Vietnam, China and whatever. So in this scenario, आपको लगता है फिस्कल मैथ इंटैक्ट रह पाएगी? कैड हमारा कितना हर महीने 20-25 बिलियन डॉलर का हो रहा है, which is I think 1.34% of the GDP. ठीक है, मैनेजेबल आज लग रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहा हो, जो हम 34-37% की टैरिफ भरेंगे, तो उसमें लगता है फिस्कल मैथ इंटैक्ट रह पाएगी. See, आज आप अगर देखें तो आई अग्री कि कैड बढ़ रहा है, बट 1.5% ऑफ कैड इज नॉट वरीसम. लेकिन आप जो कह रहे हैं कि यू वांट टू लुक बियॉन्ड दैट 1.5%. सो इज इट दैट कैड आज जो बढ़ रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज? हैज समथिंग स्ट्रक्चरली चेंज कि हमारा कैड यहाँ से बढ़ते चला जाए? परहैप्स नॉट. आई थिंक गोल्ड इंपोर्ट्स की बात जो आप कर रहे हैं, या जो भी मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स वगैरह की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, that is as a part of whatever cyclical global shocks that we are seeing. Important अभी क्या हो जाता है outside of the budget is to also look at some of the trade deals and whether our exports will see some impetus out of it. Unfortunately हम उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि we have not had a lot of experience with foreign trade agreements. ये हमारा थोड़ा uncharted territory है, तो हमें पता नहीं है what exactly to expect in terms of implications, etc. All that we can expect at the moment is that it will help us cushion the shocks. आज तक in the year so far, अप्रैल से लेके दिसंबर तक हमारे एक्सपोर्ट्स इतने भी हिट नहीं हुए क्योंकि there were 2-3 things. हमने थोड़ा फ्रंट लोडिंग किया. We used some of the exemptions भी, हमने कहीं उसको geographically diversify कर दिया, यहाँ से उन्हें अलग कंट्रीज में भेज दिया. So far we managed. इसके आगे I think it's the difficult time for exports, and the only way in the short term that we can cushion exports is by hastening और faster ये जो deals हैं इन पे साइन करके, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आज साइन होते हैं नेक्स्ट मंथ से it will start having an impact. उसमें भी थोड़ा lag factor रहेगा. So we need to speed up some of these deals. So CAD पे, to answer your question really, I don't think we're a nuisance for dollars, etc. Okay, एक लास्ट क्वेश्चन. अब बजट के दिन
11 बजे से 1 बजे के बीच में जब निर्मला मैम स्पीच देंगी, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? आपको मन क्या है कि मुझे को ये नंबर सुनने, ये बात सुननी, जिसका आप इंतजार करेंगे? आप जी। क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकते हैं? थोड़ा लैग हो गया। जी, मैंने पूछा ये कि बजट के दिन जब 11 से 1 के बीच में निर्मला मैम अपनी स्पीच देंगी बजट पे, तो आप उसमें से कौन-सी चीज़ सुनना चाहती हैं? अभी से आप इंतज़ार करें कि मुझे वो नंबर सुनना है, वो बात सुननी, वो अनाउंसमेंट सुनना है, जिसका आप इंतज़ार कर रही हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बजट के 3 प्रायोरिटीज़ हैं। आई थिंक हमारा फोकस इसी पे रहेगा टू सी वेदर दोज़ प्रायोरिटीज़ हैव बीन मेट। वन इज़ कि डिमांड को या डोमेस्टिक डिमांड को कैसे सस्टेन कर पाते हैं। कुछ मैक्रो टेलविंड्स लास्ट ईयर के बेनिफिट करेंगे। इसके आगे उनका क्या व्यू है, हाउ डू दे प्लान टू सपोर्ट? आई थिंक ये नंबर 1 चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आई थिंक सभी लोग देख रहे होंगे कि फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ कोर्स मेंटेन करना इज़ अ प्रायोरिटी, बट क्योंकि अभी हमारा गोल पोस्ट बदल रहा है, वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम टारगेटिंग फिस्कल डेफिसिट टू डेट। इसका इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट कैसे करती है? हम सभी ने अपने इंटरप्रिटेशंस कर लिए हैं, जैसे कि हमें लगता है कि डेट टू जीडीपी विल अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि हम हर साल फिस्कल डेफिसिट कम करें, हम ग्रोथ को पुश करके डेट टू जीडीपी कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या इस पे थॉट है एंड अप्रोच है, एंड मीडियम टर्म फिस्कल उनका जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें वो क्या रियली कहते हैं। और तीसरी चीज इज दी कि इन द शॉर्ट टर्म जब तक ट्रेड डील्स का बेनिफिट आना शुरू नहीं होता, व्हाट इज इट दैट दे आर डूइंग टू कुशन दी एक्सपोर्टर्स? क्योंकि एक्सपोर्टर्स हो या एमएसएमईज हो, last couple of years have not been easy for them. There have been support factors come in, but I think isme it's very important that exporters see some cushion. So it'll be interesting to see वो किस format में आता है, imported inputs पे duties कम हो जाते हैं या उनको कोई tolls मिल जाते हैं. So I think these are the 3 budget priorities in my view जो I will be looking for. ओके, चूँकि आप हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं एक सवाल और पूछूँगा आपसे। हम चाहते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने, लेकिन हमारे एक्शन सारे सर्विस इकोनॉमी की तरह होते हैं। आपको लगता है इसमें एक बेसिक मॉडल डिफ़ॉल्ट है, हमें उसको पहले उसको ठीक करना चाहिए कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ें? वेल आई डोंट थिंक कि हमें हमारे एक्शंस सर्विस इकोनॉमी और अदर पॉलिसी एक्शंस सर्विस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हैं। आई फील रादर अगर आप लास्ट सेवरल डेकेड्स देख लें तो सर्विस इकोनॉमी शायद इसके लिए इस वजह से आगे इतनी जा चुकी है कि उस पर ज्यादा ध्यान गया नहीं है। हाइंडसाइट में काफी पॉलिसीज आ चुके हैं विच मे हैव so manufacturing का एक बेसिक इशू है कि manufacturing is becoming a lot more competitive, it is becoming a lot more tech driven, automated वगैरह, whereas हमारा जो traditional manufacturing रहा है it's always been very labor intensive, हमारे exports काफी labor intensive रहे हैं। So over the last couple of years जो हमारा push है electronic exports को बढ़ाना and a couple of other sectors को push करना, I think it's important कि हम उन sectors को identify करें जो growth भी drive कर सकते हैं और जिससे employment का ज़्यादा disruption भी ना हो। So I feel जब when आप भी जब कह रहे थे कि government को enabler होना चाहिए, I think अभी again हम इस juncture पे हैं कि government को अभी नहीं but 4-5 साल आगे की सोच के policies उस दिशा में डायरेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल चीज़ ये है कि वी हैव सो मेनी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट को भी पता है कि विच आर द जॉब्स दैट आर गोइंग टू बी द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। तो आज अगर हमारे प्रायोरिटीज फ्रॉम 2025 बजट हैव मूव टुवर्ड्स से स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप वगैरह, तो इसको हम और वी कैन पुश इट फर्दर एंड क्रिएट स्किल्स टू मीट दोज फ्यूचर जॉब्स। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा कि व्हेन दोज सेक्टर्स स्टार्ट पिकिंग पेस इन द इकोनॉमी, देयर इज नो लैग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। वो मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए वी नीड दोज 4 to 5 गुड years. So I think वो अभी that period is quite good to plan something like this.
कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि एमबीए से ज्यादा सैलरी आजकल प्लम्बर कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने स्किल मिनिस्ट्री बनाई लेकिन उस पर कुछ काम नहीं किया। यही मेरा क्वेश्चन था कि हम अभी भी हमारी सोच में हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल बातें कर रहे हैं ज्यादा, हमारा स्किल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। तो खैर वो बहुत एक लंबा इशू है, जॉब क्रिएशन कैसे होगा उस पर करेंगे। जाते थे एक क्वेश्चन तो मुझे पूछना है आपसे कि आप रेट कट और कम हो और ज्यादा हो उसके कैंप में है या अभी ठीक है? आपको लगता है 1.5% और काटना चाहिए तुरंत? वेल आई थिंक एट द मोमेंट जो मैक्रो सिनारियो है या ग्लोबल सेंट्रल बैंक एक्शंस वगैरह है उस सब के हिसाब से आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर शार्प रेट कट्स एट द मोमेंट, क्योंकि जैसे हमने बात की पहले, एक तो ये है कि रेट्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं, योर रेपो रेट हैज कम डाउन बाय 125 बेसिस पॉइंट्स, सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट्स कम हो चुका है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की वजह से शॉर्ट टर्म रेट्स काफी कम हो चुके हैं। इनफैक्ट अ गुड वे टू अगेन सी इज, अगर आप एवरेज रेपो रेट देखिए फॉर द लास्ट से 3-4 years and you compare it with the pre-pandemic average, repo rate कम है, your weighted average lending rate जो होता है बैंक्स का वो भी आज कम है compared to pre-pandemic, and 10-year G-Sec yield जो benchmark होता है corporate borrowings के लिए वो भी आज कम है compared to your pre-pandemic average। रियल रेट की जो आप बात कर रहे हैं वो हाई होने की वजह इज नॉट नॉमिनल रेट, इट इज इन्फ्लेशन जो अभी अगले कुछ महीने में बढ़ता चला जाएगा, एंड आई थिंक दैट आर्ग्यूमेंट विल गो अवे। बट ये सभी अगर हम साइड में रखें तो इज इट इंटरेस्ट रेट्स दैट आर डिटरिंग प्राइवेट कैपेक्स इज माय मेन क्वेश्चन, जो नहीं है। जैसे हमने देखा है और डिस्कस किया है अर्लियर इन दिस पॉडकास्ट, ऑफ द टॉप 5 थिंग्स आप कोई भी कॉर्पोरेट को पूछने जाए दे विल नॉट से दैट हाई इंटरेस्ट रेट्स आर कीपिंग मी फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल्स लंबे होते हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स तो छोटे होते हैं, दे आर मोर साइक्लिकल इन नेचर, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, सो वी आर डेफिनेटली नॉट एट दैट जंक्चर। तो हमारे व्यू में इंटरेस्ट रेट्स एज ऑफ नाउ हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कम होगी, एटलीस्ट इस फिस्कल में। एक हाथ प्रॉबली नेक्स्ट फिस्कल में थोड़ा सा फ्रॉम अ गाइडेंस और अ सिग्नलिंग पर्सपेक्टिव एक 25-50 बेसिस पॉइंट्स कट हो सके, बट आई डोंट वांट टू गिव दैट वर्डिक्ट नाउ, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच की मैक्रो सिचुएशन, इन्फ्लेशन सिचुएशन प्राइमरीली कैसे बिल्डअप होता है। रियली इंटरेस्टिंग है। देखिए दो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, एक यूएस और एक हम अपनी बात करें इंडिया की। यूएस में रेट कट के लिए प्रेशर किया जा रहा है, इतनी लार्ज इकोनॉमी है, इतना ज्यादा पैसे वहां पे, इन्फ्लेशन उनके टारगेट से 1%, 50% उनके टारगेट से ऊपर चला है, स्टिल दे वांट रेट कट, सो दे आर पंपिंग सो मच मनी टू ग्रोथ। बट एनीवे, ये हमारी अपनी इकोनॉमी की एक अलग क्लियर सिचुएशन है कि हमारे इंडस्ट्रीज अपना पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, फैमिली ऑफिस में डाल रहे हैं, रादर की एक नई फैक्ट्री लगाने की। ये भी एक टिपरी सिचुएशन है। खैर अब इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, बहुत सारी निकलेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट होगा, लेकिन मैं अपने को यहीं पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा। थैंक यू जी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच दीप्ति। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि कैपेक्स में सरकार का नजरिया क्या होना चाहिए और बजट में 2-3 खास चीजें हम लोगों को क्या सुननी है, जिससे बिग पिक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझ में आए कि सरकार की थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से चल रही। होपफुली कि बजट अच्छा आएगा और उससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे 1 फरवरी का, और उसके बाद अगर कुछ नई तस्वीर बनती है तो एक बार हम फिर आपके पास आएंगे समझने के लिए जो सरकार ने किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।